तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनिमेशन वायरिंग वर्ल्ड में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो SMPS PWM के ऊपर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है SMPS सेगमेंट में, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन अब मेरा जो तरीका था उस तरीके से भी आपको बता देना चाहिए। तो कोशिश ये रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके पे यहाँ समझा पाएँ, तो इसलिए थोड़ा सा एनिमेशन का सहारा लिया जा रहा है। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपका सपोर्ट रहेगा तो आगे वीडियो भी चलते रहेंगे। तो चलिए देखिए, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक SMPS का ओवरव्यू का वीडियो बनाया था, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जिसमें इनपुट सेगमेंट किया था। और यहाँ हमारा रेक्टिफायर दिख रहा है आपको, फेराड को ट्रांसफार्मर, और ये ओवरव्यू पूरा हो गया। यहाँ एक PWM IC लगी हुई है और एक यहाँ ऑप्टोकपलर है। अब वीडियोस पे कुछ कमेंट थे, क्योंकि कुछ कन्फ्यूज़न रह गया था दोस्तों को कुछ को, तो वो भी क्लियर ये हो जाता है कि एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि क्या इस ट्रांसफार्मर में पल्सेटिंग DC जाती है। तो भाई साहब देख लीजिए, यहाँ से जब हमारी DC बनती है इस ब्रिज रेक्टिफायर से, तो ये यहाँ पे जब आते ही इस पर कैपेसिटर लग जाता है, तो उस टाइम पे ये पल्सेटिंग नहीं रह जाती है, क्योंकि यहाँ फ़िल्टर हो चुकी होती है। उसके बाद से हम ट्रांसफार्मर में इसे एंटर कराते हैं और यहाँ स्विचिंग कराई जाती है। वो बात सही है कि यहाँ एक स्विचिंग कराई जाती है PWM IC के थ्रू, तब ये इसमें ट्रांसफार्मर में जाती है, क्योंकि किसी भी ट्रांसफार्मर में हम DC सप्लाई नहीं दे सकते, इसलिए हमें PWM IC का सहारा लेना पड़ता है, तब ये जाके SMPS चलती है। तो एक ये तुम्हारा सल्यूशन हो गया, इस बात को बता दिया हमने। और अगला था कि ये एक डायोड के बारे में पूछा था कि आपका ये डायोड सीधा लगा है कि उल्टा लगा है। तो आप जिस किसी को भी समझ नहीं आता तो आप YouTube पे देखने के साथ साथ ही गूगल पे भी सर्च करके देख लिया करो कि किस तरफ से डायोड कैसे काम करता है, क्योंकि मैं अगर बताने बैठूंगा तो पूरा SMPS ख़त्म हो जाएगा, लेकिन डायोड समझ नहीं आ पाएगा। तो आप देख लीजिए, सिंबल यहाँ पट्टी वाला इस तरफ है, रेड सिरा हमारा ये है, तो ये डायोड सही लगा है और इसी तरह से लगाया जाता है। अगर ये रिवर्स वाइज लगा होता तो नीचे नेगेटिव पे लगा होता, तो नेगेटिव आउट कर रहा होता। ठीक है, तो ये एक कमेंट था, उसका भी जवाब हो गया है। और एक तीसरा था कि इस जो ऑप्टोकपलर है इसको सप्लाई कहाँ से मिल रही है। तो देखिए, जब ये SMPS पूरी काम करेगी तो उस टाइम पे यहाँ से सप्लाई 5 वोल्ट हमें इस कैपेसिटर के पॉइंट से आउट मिलेगी और नेगेटिव यहाँ से मिलेगी, तो यानी कि प्लस और माइनस दोनों सिरे में मिल जाएंगे। और वही यहाँ ऑप्टोकपलर पे सप्लाई दी जाती है एक रेजिस्टेंस के थ्रू, जो कि कैलकुलेट की जाती है वोल्टेज के हिसाब से। तो आपको ये भी अब पता चल गया होगा कि किस तरह से ये काम करती है। और दूसरी बात ये है कि आप ये सेगमेंट आप देख रहे हैं, इससे पहले मैंने इसका एक ओवरव्यू बना चुका हूं और इनपुट सेगमेंट का भी डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, जो कि ऊपर आई बटन में आपको यहाँ मैं डाल दूंगा दोनों ही वीडियो। तो ओवरव्यू भी देख सकते हैं और उसके साथ ही आप इनपुट सेगमेंट देख सकते हैं, और तीसरा वीडियो ये चल रहा है हमारा PWM का, उसे भी देख सकते हैं। हालांकि मैं चैनल पे कई अदर टाइप के वीडियोस भी डालता रहता हूं, और आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके SMPS का प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं जाके वहाँ से। तो आपको वहाँ से आपको सिर्फ SMPS के वीडियो ही मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप SMPS सेगमेंट में जाके SMPS की वीडियोस देख सकते हैं, या कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो वीडियोस आने में कुछ समय लग जाता है, क्योंकि कुछ काम रहते हैं, उसके चलते नहीं जल्दी से बन पाते हैं वीडियो। लेकिन चलिए, आपको देर सवेर वीडियो मिलेंगे, आप सपोर्ट करेंगे तो कोशिश करूँगा और थोड़ा जल्दी बनाने के लिए। तो ये यहाँ बता दिया आपको। आज हम इस सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, PWM के बारे में और ट्रांसफार्मर, इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा एक आगे और देख लिया जाए डिटेल में कि किस तरह से क्या काम होता है। तो ये देखिए, एक SMPS का फ़ोटो यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो जैसा कि यहाँ दिया है कि आपका
इनपुट सेगमेंट हो गया और ये कंपोनेंट लगे हैं। अब इनपुट सेगमेंट के लिए आप मेरा इनपुट सेगमेंट वाला वीडियो देखें तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ क्या क्या लगे हुए हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये इनपुट सेगमेंट हो गया फ़िल्टर तक। और उसके बाद से आती है हमारी ये आईसी। अब आईसी के पास ही एक स्नैपर सर्किट लगा होता है। स्नैपर सर्किट की बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसका एक टॉपिक अलग ही रखा जाएगा, तो वहाँ से स्नैपर सर्किट क्लियर हो जाएगा। एक टॉपिक एक ही वीडियो में रखा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वो अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने एक इनपुट सेक्शन का वीडियो बना चुका है, तो बना दिया है इनपुट सेक्शन का, और ओवरव्यू का भी बन गया है। आज PWM का सेगमेंट चल रहा है जिसमें हम आईसी और इस फेराइट कोर ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। तो PWM क्या होता है और स्विच मोड पावर सप्लाई के लिए क्यों ज़रूरी है, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। इस आईसी के थ्रू हम कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए होता क्या है कि आपने ट्रांसफार्मर देखे होंगे इस तरह के, या फिर ये EI कोर ट्रांसफार्मर है जो जनरली ज़्यादातर यही यूज़ होता है। आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखा होगा इस तरह का, पहले आते थे ये ट्रांसफार्मर, अभी भी एम्पलीफायर्स वगैरह में और कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं। अब वो चाहे EI कोर हो या फिर टोरॉइडल हो, सबसे ज़्यादा यूज़ होने का जो जगह है इस ट्रांसफार्मर की वो एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर से रिलेटेड आपको अगर कोई भी वीडियो देखना है तो आप हर दिन टेक्निकल चैनल पे विजिट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये ट्रांसफार्मर्स हो गए दोनों। अब होता क्या है कि ये देखे होंगे आपने कि काफ़ी बड़े होते हैं और ज़्यादा हमारा कॉस्ट भी इन पे जाती है। तो उसका काम एक छोटी सी SMPS भी कर देती है और कॉस्ट भी कम आती है, वेट भी कम पड़ता है। तो ऐसा क्यों है, तो सबसे पहले एक सिंपल सा फंडा समझ लेते हैं कि ये दोनों ट्रांसफार्मर जो हैं वो काम करते हैं, ये हमारा साइन वेव जो सिग्नल होता है उस पर काम करते हैं, और जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये 50 हर्ट्ज़ क्या है और कैसे काम करता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर को यूज़ करने के टाइम पे आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, ना कुछ देखना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो फ्रीक्वेंसी इनके इनपुट पे मिलती है वही हमें आउटपुट पे डिवाइड कर देते हैं, चाहे कितनी भी सप्लाइयाँ हमने ले रखी हों। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। और इसके बाद से हम आगे देखते हैं। तो आगे अब इसमें क्या है कि देखिए ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये है फेराइट कोर, और वो जो ट्रांसफार्मर था हमारा पीछे वाला अभी, तो वो था EI कोर जो होती है या फिर टोरॉइडल टाइप की होती है, वो हमारी आयरन कोर होती हैं, और इसमें फेराइट कोर होती है। फेराइट कोर में थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होता है और हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं ये, इसके लिए इस ट्रांसफार्मर का साइज़ छोटा हो जाता है और हमें उतनी ही आउटपुट इस ट्रांसफार्मर से मिल जाती है। लेकिन ये काम एक आईसी के थ्रू किया जाता है कि स्विचिंग कराई जाती है, और स्विचिंग जो होती है इसकी वो कई किलो हर्ट्ज़ में होती है। पिछला वाला जो अभी ट्रांसफार्मर मैंने आपको दिखाया था, तो ये देखिए इसमें क्या था कि 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी चलती थी। 50 हर्ट्ज़ हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में जो फ्रीक्वेंसी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, उसमें 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन SMPS में आप देखेंगे तो यहाँ हम उस 50 फ्रीक्वेंसी को पहले क्या करते हैं कि AC से DC में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कन्वर्ट होने के साथ ही क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो हमारी यहाँ 50 मिल रही थी इनपुट पे, वो यहाँ 0 हो जाती है इस कैपेसिटर पे आके, क्योंकि DC में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। आप भी अच्छे से पता होगा और जान रहे हैं कि DC में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो जब DC हो जाता है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। अब 0 हो जाएगी तो DC को हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर पे नहीं दे सकते। अब समस्याएं दो होती हैं कि यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी 0 तो कर ली, लेकिन इस ट्रांसफार्मर को चाहिए फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ट्रांसफार्मर है तो AC वोल्टेज पे ही काम करेगा, ठीक है, DC वोल्टेज पे काम नहीं करेगा। तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए लगाई जाएगी यहाँ IC। अब चलिए इस IC के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है।
तो देखिए आईसी जो होती है तो वो कई किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। कोई आईसी 100 किलो हर्ट्ज होगी, 200 किलो हर्ट्ज होगी, 400 500 तक भी जाती है और इससे ऊपर नीचे भी होती है। तो होता क्या है इसमें, दो चीज़ें आप ध्यान रखिए। ये देखिए यहाँ से शुरू होगा आपका 0 वोल्ट, एक ग्राफ यहाँ समझ लीजिए, यहाँ लिखा है अभी 0% ड्यूटी साइकिल। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे यहाँ समझ लें, आगे आपके हमेशा काम आएगी। तो यहाँ हमारा 0 वोल्ट होगा और ये होगा हमारा मैक्सिमम वोल्ट। अगर हम एसी से डीसी कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस केस में हमारा ये यहाँ 300 वोल्ट के एवब यहाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हमारा यहाँ 0 और यहाँ 300 से कुछ ऊपर हो सकता है। ये हो गया, यहाँ से ग्राफ बनाए, छोटे छोटे डंडे बने हुए हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हमारा वोल्टेज शो करते हैं। ठीक है, ग्राफ में यहाँ देखिए एक निश्चित समय है यहाँ पे कि यहाँ से चल के शुरू होगा और यहाँ तक एक निश्चित समय है, उसके बाद से चेंज हो जाएगा, फिर अगले जो टाइम साइकिल होगी वो यहाँ तक आ जाएगी, फिर चेंज करके यहाँ तक आ जाएगी और ये कंटिन्यूसली ऐसे चलती रहती है। ये होता है हमारा तो ड्यूटी साइकिल, जिसे बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर समय में और कितना वोल्टेज हमारा इसमें चल रहा है, तो कितने टाइम के लिए वो जा रहा है, कितने टाइम के लिए बंद हो रहा है। तो देखिए 0% पे कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने कोई ऑन ही नहीं किया किसी भी टाइम पीरियड। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है हमारा, उसमें ना तो ये ऑन हुआ ना कुछ, तो यानी कि वोल्टेज ऊपर तक गया ही नहीं, 0 का 0 ही रहा, क्योंकि इसमें कोई भी हलचल नहीं हुई, हमने कोई करंट या सप्लाई नहीं दी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ आगे। अब 25% ड्यूटी साइकिल अगर इसे मिलेगी तो क्या होगा, तो वो यहाँ देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ 0 से लेके मैक्सिमम वोल्ट जो हमारा डीसी बनेगा, वहाँ हमने जैसे ही इसे ऑन किया तो वहाँ फुल पे पहुँच गया, और फुल पे पहुँचने के बाद से थोड़ी देर ये यहाँ ऑन रहेगा, उसके बाद से फिर ऑफ हो जाएगा। तो PWM किस तरह से काम करता है ये देख लीजिए। यहाँ इतना देर ये ऑन हुआ, बाकी के वापस इतने लंबे टाइम के लिए ऑफ हो गया। तो ये समझिए पूरा एक टाइम था पर्टिकुलर हमारे पास। जैसे कि यहाँ ये तीर बना हुआ है, देखिए ये एक सेगमेंट है पूरा, जिसमें से ये लाइन आपको दिख रही है, मतलब कि यहाँ ऊपर वाली नाप लीजिए, जितनी बड़ी ये होगी उतनी ही ये होगी, क्योंकि इतनी देर के लिए ऑन हुआ है। तो 100% टाइम में से 25% टाइम के लिए ये ऑन हुआ था, बाकी 75% के लिए ऑफ हुआ, यानी कि 25% ये समय के लिए ऑन रहा और 75% के लिए ऑफ हो गया। तो यानी कि हमारी जितनी देर तक ये ऑन रहेगी वही ड्यूटी साइकिल माना जाएगा। 25% ड्यूटी साइकिल है ये, यहाँ पे जितनी देर ऑन रहता है उतना ही मानते हैं हम। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि जितनी देर हमारा ये पर्टिकुलर टोटल टाइम में से जितनी देर ऑन रहा वही टाइम हमारा ड्यूटी साइकिल होता है। अब इससे थोड़ा और आगे समझ लेते हैं। अब यहाँ तो 25% समझा था आपने, अब देखिए ये 50% का आपको दिखाया गया है यहाँ पे। तो 50% में क्या है कि यहाँ से यहाँ तक पहला टाइम स्टेप है ये। तो यहाँ देख लीजिए कि पहला स्टेप है, तो इसमें हमारा क्या है कि यहाँ देखिए, अब पहले स्टेप में जितनी देर ऑन है उतनी ही देर यहाँ ऑफ है, यानी कि 50-50 हो गया। तो 50% ड्यूटी साइकिल में क्या होगा, जितनी देर ऑन रहेगा उतनी देर ऑफ रहेगा। तो ये हमारा ड्यूटी साइकिल हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ लाइन से दिखाया गया है इस तरह से कि जितनी देर हमारा ऑन है और उतनी ही देर यहाँ ऑफ भी है। तो ये 50% ड्यूटी साइकिल हो गया। अब 50% के बाद में क्या होता है कि अब 75% ड्यूटी साइकिल आ जाएगा। तो 75% ड्यूटी साइकिल आ जाएगा तो ये 25% का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी देर यहाँ ऑन था उतनी देर के लिए यहाँ ऑफ है। अब 75% टाइम के लिए ये ऑन हो गया और 25% टाइम के लिए यहाँ पे ऑफ रहेगा। अब ये यहाँ इस तरह से क्यों अरेंजमेंट किया जाता है, क्योंकि कोई भी आईसी है उसे हम 100% स्विचिंग नहीं करा सकते। अगर 100% करा देंगे तो क्या होगा, हमारा डीसी आ जाएगी। चलिए यहाँ देख लीजिए इस तरह से कि अगर 100% हम यहाँ करा देंगे तो क्या हुआ कि एक भी टाइम पे ऑफ नहीं हुआ, और जो हमारी फेराइट कोर होती है तो वो क्या होगा कि मैग्नेटाइज होने के साथ साथ डीमैग्नेटाइज होने में भी उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे अगर 100% मिलेगा तो डीसी बराबर जाती रहेगी, और डीसी जब बराबर जाएगी तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो काम नहीं करेगा, जल जाएगा, और यहाँ डीसी पहुँचने के साथ ही उससे आईसी को भी टाइम नहीं मिल पाएगा। तो 100% ड्यूटी साइकिल इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो प्योर डीसी फॉर्म में
हो जाएगा और हमारा ट्रांसफार्मर को चला जाएगा वो सप्लाई, तो वो नुकसानदेह होगा। इसलिए इतना गैप चाहिए ही होता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर मैग्नेटाइज हुआ है उसे डीमैग्नेटाइज होने के लिए कुछ समय चाहिए, इससे ऊपर नहीं ले जा सकते, क्योंकि हर आईसी का एक अपना अपना पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया है, समय मतलब एक निश्चित वो किया हुआ है कि कितना परसेंट ड्यूटी साइकिल तक ये काम कर सकती है। तो अलग अलग है। ऐसे मान लीजिए कि आप अगर कोई साइकिल चला रहे हैं तो आपकी लिमिट है कि आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन आप लगातार उसे नहीं चला सकते कि अब 30 किलोमीटर लगातार आप चलाएंगे तो कितनी देर चला सकते हैं, नहीं चला सकते। और ये सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो उस साइकिल की एक मिनिमम लिमिट भी होगी कि आप 2 किलोमीटर से कम की अगर स्पीड से चलाएंगे तो वो गिर जाएगी, ठीक है, और अगर मैक्सिमम भी चलाएंगे तब भी नहीं चल सकती। तो यहाँ वैसे ही 100% ड्यूटी साइकिल हम नहीं दे सकते, 0% नहीं दे सकते। 0 पे क्या होगा, हमारा बिल्कुल कुछ भी सप्लाई वहाँ नहीं जाएगी ट्रांसफार्मर पे, और अगर 100 दे देंगे तो पूरी सप्लाई चली जाएगी, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर ही जल जाएगा, एसएमपीएस का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो आप यहाँ देख लीजिए, एक यहाँ 25%, 50%, 75% इस हिसाब से यहाँ दिखाया गया है आपको। तो आप PWM समझ गए होंगे अब कि किस तरह से काम करता है PWM हमारा, और हर अपना अपना आईसी का अलग अलग एक सिस्टम होता है कि कितना क्या प्रोटेक्शन उसमें दिया हुआ है, कितने परसेंट ड्यूटी साइकिल तक ये काम कर सकता है मैक्सिमम, कितने ड्यूटी साइकिल तक ये मिनिमम काम कर सकता है। उसी हिसाब से हमारा वोल्टेज भी जनरेट होता है और कैलकुलेशन की जाती है एसएमपीएस की। तो ये हो गया। अब इसमें टोटल आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्यूटी साइकिल कैसे होता है। एक ये यहाँ से यहाँ तक का हमारा 100% वोल्टेज होता है, और यहाँ से यहाँ तक का 100% एक टाइम होता है, जिसमें से जितने टाइम तक ये ऑन रहेगा हमारा सर्किट, वो हमारा ड्यूटी साइकिल टाइम होता है। तो आप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं। तो देखिए, ये वाइपर 22A आईसी है, जिसके ऊपर मैंने ये सर्किट डिज़ाइन किया था। स्टार्टिंग में कोई भी नंबर या रेजिस्टेंस की वैल्यू भी नहीं बताई गई थी आपको, क्योंकि सिर्फ ओवरव्यू में अगर हम कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो सब हमारे दिमाग से ऊपर चला जाएगा। तो ये वाइपर 22A है, और यहाँ जो कुछ और भी लिखा है तो आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है, बोल के भी क्या फ़ायदा है। चलिए, तो आप सपोर्ट तो करेंगे ही। तो यहाँ देखिए, ये वाइपर 22A आईसी है, और यहाँ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं। देखिए, ये इसमें क्या होता है कि आईसी है, ये इस तरह से दिखेगी आपको। तो एक नंबर यहाँ स्लॉट कटा हुआ होगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम देखेंगे तो एक नंबर होती है सोर्स फीडबैक, BDD हो जाएगी, और ड्रेन। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये 4 ड्रेन की पिनें एक ही समझी जाएंगी, क्योंकि यहाँ मॉसफेट लगा हुआ है जो इंटरनली इन दोनों पिनों से होते हुए इन 4 पिनों से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सोर्स की एक पिन हो जाती, ड्रेन की यहाँ एक हो जाती, फीडबैक एक हो जाती, BDD एक हो जाती। तो कुल मिला के 4 पिन ही यहाँ काम आते हमारे। लेकिन आईसी 8 पिन की है, तो इन्होंने क्या किया है कि 4 पिन को यहाँ शॉर्ट कर दिया है, और 2 पिनें हैं वो सोर्स के लिए कर दी हैं। तो इस तरह का हम यहाँ देखेंगे किस तरह से ये जुड़ा होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं रखेंगे इसमें, इनपुट सेगमेंट और DC वाला क्लियर कर देंगे। अब यहाँ आप देख लीजिए कि जो हमारी प्लस सप्लाई होती है वो सीधे ट्रांसफार्मर के एक प्राइमरी सेक्शन की सिरे पे चली जाती है, और जो नेगेटिव सप्लाई आएगी वो नेगेटिव को हम क्या करते हैं, सोर्स पे जोड़ देते हैं, और इन्हें दोनों पॉइंट यहाँ कनेक्ट कर देंगे। वैसे ही ड्रेन को ले जाके दूसरे पॉइंट पे जोड़ देते हैं और यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए, ये हो गया आईसी का। लेकिन आईसी में जोड़ने के बाद भी क्या होता है, जब ये मैग्नेटाइज होकर डीमैग्नेटाइज होता है तो एक रिटर्न टाइप का हमारी एनर्जी जनरेट होती है। तो वो क्या होता है, लेकिन उसकी पोलैरिटी जो होती है वो अपोजिट होती है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव चला जाएगा। तो इन दोनों पे एक RC नेटवर्क लगा के, RC फिल्टर लगा के रेजिस्टेंस कैपेसिटर का, तो यहाँ एक स्नवर सर्किट बना दिया जाता है, जो कि आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये इसके अंदर इंटरनली मॉसफेट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, कि जिससे हमारा मॉसफेट ख़राब ना हो जाए।
तो ये इस तरह से होता है। फीडबैक का आपको पता ही चल गया है। फीडबैक अगर नहीं है तो आप ओवरव्यू वाला एक बार वीडियो देख लीजिए और फीडबैक पे हम फिर वीडियो बना देंगे। BDD और ये सारे पॉइंट हम बता चुके थे। इसमें सिर्फ हमारा आज का PWM सेक्शन था, तो PWM सेक्शन आपने देख लिया होगा। अगर कोई IC आपके पास नहीं मिल रही है तो हम कैसे लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। तो ये आज का वीडियो था। और इसमें अभी क्या है कि अभी हमारा कुछ और भी बचा हुआ है। तो PDF फाइल इसमें बचती है हमारी। तो PDF फाइल किस तरह से रहती है वो हम देख लेते हैं, यहाँ कैसे काम करेगी। यहाँ हम इस तरह, यहाँ आप देखिए ये एक PDF है IC जो आपकी 22A है, ठीक है। तो उसका यहाँ दिया गया है। तो ये देखिए फिक्स्ड 60 किलोहर्ट्ज स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाली IC, इसके 2 पैकेज आते हैं। तो यहाँ DIP 8 है और SO 8 है, ऐसा करके दिया है यहाँ पे। तो देख लीजिए दोनों में अंतर क्या है। ये है 12 वोल्ट, 7 वोल्ट, 20 वोल्ट, 12 वोल्ट, यानी कि इस तरह से ये जो 195 वोल्ट से 265 वोल्ट AC तक में इस तरह बन सकता है। और 85 वोल्ट से 265 वोल्ट जो AC होता है वहाँ तक हमारा जितना वोल्ट में बन सकती है। तो यहाँ क्या क्या है, तो 60 किलोहर्ट्ज फिक्स्ड स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, 9 वोल्ट से लेके 38 वोल्ट तक की वाइड रेंज में इसकी BDD होती है। BDD पिन जो हमारी होती है, तो जिस पे BCC कैपेसिटर लगा होता है वो उस तरह की एक रहती है, ठीक है। तो करंट मोड कंट्रोल है, ऑक्सिलरी अंडर वोल्टेज लॉकआउट विद हिस्टेरिसिस, हाई वोल्टेज स्टार्टअप करंट सोर्स, ओवर टेम्परेचर का प्रोटेक्शन है, ओवर करंट का प्रोटेक्शन है, ओवर वोल्टेज का प्रोटेक्शन है विद ऑटो रीस्टार्ट। मतलब कि अगर इसमें टेम्परेचर ज़्यादा आएगा तो ये शट डाउन में चली जाएगी, फिर से ऑन होकर देखेगी, फिर बंद हो जाएगी। ओवर करंट होगा तब भी यही रिपीट करेगी और ओवर वोल्टेज होगा तब भी यही करेगी। और अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तब भी ये इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप होता है तो तब भी ये लॉकआउट हो जाती है और उसमें काम नहीं करती है। तो ये हो गया इसका इस तरह से। और आगे इसमें क्या क्या दिया है तो वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से दिया है। ड्रेन और सोर्स के साथ में यहाँ इंटरनली जो मॉसफेट लगा हुआ है वो यहाँ दिख रहा है आपको। और आपका जो BDD है वो देखिए 8 वोल्ट से 14.5 वोल्ट तक है। और बाकी फीडबैक जो है वो इस तरह से यहाँ जा ही रहा है मॉसफेट के लिए। रेगुलेटर है ऑन ऑफ, और यहाँ ओवर टेम्परेचर डिटेक्टर यहाँ हो गया। यहाँ इसका ऑसिलेटर है, यहाँ बना हुआ सेक्शन, यानी कि इसके इंटरनली जो सर्किट है उसका डायग्राम दिया है। आगे अगर हम देखें इसमें चल के तो इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे जो इसका वोल्टेज दिया हुआ है 730 वोल्ट दिया हुआ है। स्टार्टअप ड्रेन सोर्स वोल्टेज है, जो स्टार्टअप रेजिस्टेंस हमारी लगी होती है उसके लिए 400 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और भी इसमें फीडबैक करंट दिया हुआ है, काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। अब फ्रीक्वेंसी की जो बात आती है PWM वाली वो हम देख लेते हैं एक बार। तो वो है हमें देखिए यहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ देखिए तो ऑसिलेशन यानी कि ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी टोटल वाइब्रेशन यहाँ दिया हुआ है। तो ये 60 हर्ट्ज़ पे 60 किलो हर्ट्ज़ पे काम करने वाली यानी 60 किलो हर्ट्ज़ पे अच्छे से काम करती है। मिनिमम आप 54 किलो हर्ट्ज़ पे भी कर सकते हैं, 54 पे, और मैक्सिमम 66 हर्ट्ज़ जैसा कि यहाँ दिया हुआ है इतना जा सकती है और इतना यहाँ काम करती है। उस हिसाब से ये IC तो आप देख सकते हैं, ये इसका मिनिमम है, इससे नीचे जाएगी तो लॉकआउट, मैक्सिमम पे लॉकआउट, और ये इसका मिडिल पॉइंट है जहाँ ये काम अच्छे से कर सकती है। तो इस तरह से एक होता है, इसकी लिमिटेशंस वगैरह कुछ होती हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और ये था हमारा इसका वीडियो। और ये एक SMPS है मेरे पास जो कि एक RO की है, और इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो ये मेरे पास रिपेयर होने आई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसमें किस तरह से इसे रिपेयर कर सकते हैं। और आप ये बैक साइड में देख लीजिए इसके कि किस तरह से इसमें प्रिंट जले हुए हैं, क्या है। तो सारा कुछ इस पे हम टॉपिक पे बनाएंगे वीडियो और फिर देखेंगे ट्रबल शूटिंग किस तरह से हो सकती है। तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखें इसका। और जिन लोगों ने स्टार्टिंग के वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देखें, और आप प्लेलिस्ट में जाके SMPS वाले वीडियो
चूज़ करके देख सकते हैं जाके, और अदर कोई वीडियो देखने हैं तो आप वो भी देख सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अपना ध्यान रखें।